गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 11th के बच्चों को पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। तो ऐसा सेट जिसको किसी सेट के साथ सम्मिलन लिया जाए तो रिजल्टेंट यूनिवर्सल सेट मिल जाए। तो ऐसे जो दोनों सेट होते हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग पूरक कोण का परिभाषा पढ़े हैं, छोटे क्लास में पढ़े हैं, दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। सेम वैसे ही यह डिफिनीशन है पूरक समुच्चय। दो ऐसे सेट जिनका सम्मिलन यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, दोनों सेट एक दूसरे के पूरक सेट कहलाते हैं, पूरक समुच्चय कहलाते हैं। मान लीजिए सेट ए है तो उसके पूरक समुच्चय को ए डैश से निरूपित किया जाता है। तो ए और ए डैश का यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा। अब मान लीजिए किसी सेट का पूरक सेट निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए सेट ए का पूरक ए डैश होगा तो ए डैश का मान निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट के साथ सेट ए का अंतर ले लेते हैं। यहाँ पर पूरक कोण के साथ डिफिनीशन मिलाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मान लीजिए वहाँ पर कोण थीटा रहता है, थीटा का पूरक यह होता है 90 माइनस थीटा, थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सेम ऐसे है, तो परिभाषा ज़रा समझा जाए। दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश है, मान लीजिए पहला कोण θ1 है और दूसरा कोण θ2 है, तो और इनका योगफल यदि 90 अंश है तो दोनों सेट, दोनों जो यह कोण है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और यहाँ से θ1 बराबर होता है θ1 का पूरक कोण 90 माइनस θ2। तब यहाँ पर पूरक समुच्चय भी सेम ऐसे ही होगा। दो ऐसे सेट जिनका सम्मिलन यूनिवर्सल सेट होगा, दोनों सेट एक दूसरे के पूरक सेट कहलाएंगे। और मान लीजिए सेट ए है तो सेट ए के पूरक को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए डैश का मान निकलेगा कैसे, जैसे यहाँ पर निकला है सेम वैसे ही वहाँ पर निकलेगा। सिंपल। आइए डिफिनीशन देखते हैं। दो ऐसे सेट जिनका सम्मिलन समष्टि समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट होता है, दोनों सेट एक दूसरे के पूरक समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ए का पूरक समुच्चय निकालने के लिए समष्टि समुच्चय में से समुच्चय ए का समष्टि समुच्चय से समुच्चय ए का अंतर निकालते हैं। अर्थात सेट ए का पूरक समुच्चय ए डैश बराबर यू माइनस ए। यह तो हो गया सारणी विधि। अब इसको निर्माण विधि में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। अब इसको निर्माण विधि से लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा। अब ए डैश कैसा समुच्चय होगा, यू माइनस ए के आधार पर क्या कह सकते हैं, यह ए डैश ऐसा समुच्चय होगा या ए डैश में वे एलिमेंट होंगे जो यू में बिलोंग करेंगे परंतु ए में बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू बट यक्स इज नॉट बिलोंग इन ए। अब प्यारे बच्चों, इसको यदि हम लोग समझें वेन आरेख से तो कैसे समझा जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए का पूरक समुच्चय ए डैश बराबर, तो यहाँ पर मान लीजिए या तो ए हो गया और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो गया। यह पूरा ए है। अब ए में क्या हम लोग किसके साथ सम्मिलन लें कि वह यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इस सर्किल के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी है वही ए डैश हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों मिलेंगे तो यह पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यह जो रेखांकित भाग है वही हमारा
ए डैश, यह जो रेखांकित भाग है यही हमारा ए डैश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कभी भी पूरक समुच्चय निकालना रहेगा तो यूनिवर्सल सेट में से उस दिए गए सेट को घटाएंगे। अब इसके बाद से पूरक समुच्चय से संबंधित कुछ रूल हैं, उन रूल को लिखेंगे और आवश्यकता अनुसार बेन आरेख और नहीं तो इस फार्मूले का प्रयोग करके उसको प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं, पहला नियम है पूरक नियम, और इस पूरक नियम के अंतर्गत दो रूल हैं। पहला क्या, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू और ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई। तो कैसे यह प्रूफ किया जाएगा? तो यहाँ पर ए यूनियन ए डैश बराबर यू, तो इसको पहले वाले को वेन डायग्राम से समझें। तो जैसा कि हम लोग वेन डायग्राम में एक आयत बनाते हैं और एक आयत के अंदर के कॉर्नर पर यू लिखते हैं। अब हम मान लीजिए हमारा सेट, यह सेट ए हो गया, तो ए डैश क्या होगा, ए के बाहर का यह एरिया होगा, यही हमारा ए डैश हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं तो देख रहे हैं इन दोनों का यूनियन पूरा क्या हो जाएगा, ए को और ए डैश को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा ए यूनियन ए डैश बराबर यू। क्यों? यह सर्किल और सर्किल के बाहर इस आयत के अंदर का जितना होता है सब यू के बराबर होता है। अब दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो फिर से एक आयत बनाएं, यहाँ पर यू लिख दिया, यह हमारा ए हो गया और यह सब पूरा बाहर का ए डैश हो जाएगा। कई बार इसको हम लोग बना चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं इस ए में और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इसलिए वह इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। यहाँ पर लिखें ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए और ए डैश में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। अब इसके बाद आएगा मोर्गन लॉ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगले एक्सरसाइज के लिए भी, और ये प्रायिकता पढ़ेंगे अंतिम में उसके लिए भी। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला रूल, मोर्गन लॉ। प्यारे बच्चों मोर्गन का लॉ है। पहला नियम है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा रूल है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालें और उसका डैश निकालें, और उसके बाद से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालें। तो मान लीजिए दो नॉन यूनिटी सेट हैं ए और बी, यह एक सेट ए हो जाएगा और यह एक सेट बी हो जाएगा। मान लीजिए इसमें कुछ कॉमन है, तो ए यूनियन बी यह अंदर वाला हिस्सा हो जाएगा, उसका डैश निकालेंगे तो यही वाला हिस्सा हो जाएगा। यह जो रेखांकित भाग है यहाँ पर लिख देंगे रेखांकित भाग बराबर ए यूनियन बी का डैश। अब हम लोग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालें, यदि यह इसके बराबर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर यू, अब हम निकालें ए, मान लीजिए नॉन एम्प्टी सेट हैं, कुछ कॉमन है, तो ए का डैश, यह ए है और यह बी है। तब यहाँ पर देखें ए डैश भी दिखाना है और बी डैश भी दिखाना है, तो यह बात ध्यान में रखेंगे, एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग दिखाएंगे ए डैश, तो ए डैश का मतलब ए के बाहर की चीज़ें, तो ए डैश को हम लोग दिखाएंगे
वर्टिकल लाइन से। ए डैश के ये गोले, ये जो सर्किल ए है उसके बाहर जितना भी होगा वह सब ए डैश हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बराबर ऊर्ध्वाधर रेखांकित। अब हमको बी डैश निकालना है, तो बी डैश निकालने के लिए क्षैतिज करेंगे, क्षैतिज रेखांकित भाग। तो बी डैश यानी कि बी के बाहर का हिस्सा, तो बी के बाहर का हिस्सा कौन सा होगा, या मान लीजिए कॉमन है तो बी के बाहर का हिस्सा यह होगा। इस तरह से इस तरह से हो गया। अब ए डैश और बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि जो ए डैश वाला हिस्सा है और बी डैश वाला हिस्सा है उन दोनों में कॉमन क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब इस फिगर को हम एक बार और बना रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। तो देखिए, इस सर्किल के बाहर का जो भी हिस्सा है वह ए डैश है, ठीक, या ए है तो बाहर का सारा हिस्सा ए डैश है, यानी कि सिंगल सिंगल ऊर्ध्वाधर खाना या जितना है। फिर इसके बाद से इसी तरह से यहाँ पर बी बना हुआ है, तो बी के बाहर का हिस्सा, यानी कि इसको यदि मिटा दिया जाए तो यह जो हिस्सा बचेगा यह पूरा बी डैश बच जाएगा। तो ए डैश गोला ए के बाहर का हिस्सा ए डैश है और गोला बी के बाहर का हिस्सा बी डैश है, और दोनों गोलों के बाहर का जो भी हिस्सा होगा वह ए डैश बी डैश होगा। तो अब देखें यहाँ पर जो डबल रेखांकित भाग है, यानी कि जिस पर क्षैतिज भी है ऊर्ध्वाधर भी है, जिसमें ऊर्ध्वाधर होगा वह ए नहीं है, ए डैश है, और जिसमें क्षैतिज होगा वह बी डैश है, और जिसमें दोनों होगा वह ए डैश बी डैश होगा। तो ए डैश बी डैश बराबर द्विरेखांकित, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग। तब प्यारे बच्चों ज़रा देखें तो इसमें भी गोले ए और बी के बाहर का हिस्सा ए यूनियन बी डैश है, और इसमें दोनों गोलों के बाहर का हिस्सा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो यह दोनों आपस में बराबर हो गया। तो पहला रूल तो हम लोग प्रूफ कर लिए। इसको बहुत ध्यान से वीडियो एक बार और रिमाइंड करके सुनेंगे, समझेंगे, तो अभी यह समझ में आएगा। यह तो ठीक है, लेकिन इसमें यह समझिएगा जो ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग है वह ए डैश है, और जो क्षैतिज रेखांकित भाग है वह बी डैश है। तो यहाँ पर देखें यह वाला बाहर का जो हिस्सा है, दोनों गोलों के बाहर का हिस्सा, उसमें दो दो बार रेखाएं खींची गई हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाखंड जिसमें जिसमें होंगे वही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। अब दूसरा वाला रूल देखते हैं। यहाँ पर यू लिख देंगे, और मान लीजिए दोनों में कुछ कॉमन है, तो ए या ए हो गया या बी हो गया, और यह वाला हिस्सा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यह वाला हिस्सा हो गया। अब इसके बाहर का जो भी हिस्सा है, इसके बाहर का जो कलर्ड एरिया है वह तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और जो बाहर का हिस्सा है जो कलरफुल नहीं है वह हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर रेखांकित भाग। ध्यान से समझेंगे, यह जो पूरा कलर है वह ए इंटरसेक्शन बी है। अब उसका डैश निकालेंगे तो इस रेखांकित भाग का बाहर का सब। अब ए डैश यूनियन बी डैश। अब यह देखें क्या दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर यू लिखा। अब बात ध्यान से समझेंगे, केवल इसके बाहर का है पूरा हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो एक गोला ए हो गया। अब इसका डैश निकालना है और यह गोला बी हो गया। अब डैश निकालना है तो इसी तरह की स्थिति बनाना पड़ेगा। ए का डैश मतलब ए के बाहर का हिस्सा, यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बराबर ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग। अब इसके बाद से बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश मतलब बी के बाहर का हिस्सा। तो बी डैश बी के बाहर का हिस्सा, बी या पूरा है सर्किल है, इसके बाहर का हिस्सा हम क्या करें, क्षैतिज रेखांकित कर दें। तो बी डैश हो जाएगा बी डैश क्षैतिज रेखांकित भाग। अब हमको निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो यह देखा कौन सा होगा। अब देखें यह वाला हिस्सा दोनों का ए इंटरसेक्शन बी है, और इसके बाहर जितना भी है वह सब ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे रेखांकित भाग, चाहे किसी तरह से रेखांकित हो। इसको लिखेंगे रेखांकित भाग। अब इसके बाद से दोनों में मैच कराएं। यह जो कलरफुल एरिया है ए इंटरसेक्शन बी है, और इसके बाहर आयत में जो कुछ भी है वह है ए इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ पर जो खाली एरिया है वही ए इंटरसेक्शन बी है, और उसके बाहर का जितना भी है आयत के अंतर वह है ए डैश यूनियन बी डैश। प्यारे बच्चों, इस रूल को बहुत ध्यान से एक बार दो बार देख करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यह दोनों आपस में बराबर है, यह बराबर हो गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसके बाद तीसरा नियम है द्विपूरक। द्विपूरक मतलब किसी सेट का दो बार पूरक सेट निकालना। तो मान लीजिए सेट ए है, उसका पूरक फिर उसका पूरक ए के बराबर होगा। तो कैसे यह आएगा ज़रा देखें। तो हम लोग क्या करें, पहले ए डैश निकालें। ए का डैश निकाला गया है, फिर उसका डैश निकाला गया है। तो पहले ए डैश का मान निकालें। वी नो दैट ए डैश इक्वल होता है यू माइनस ए के, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर निकालना है ए डैश और फिर से उसका डैश। नाउ ए डैश का डैश, तो ए डैश था, ए का डैश था, तो यू में से ए घटाए हैं। अब ए डैश का डैश है तो यू माइनस ए डैश घटा दें, तो ए डैश का वैल्यू ऊपर निकाले हैं, कर दें यू माइनस ए। अब क्या करें, इसको तोड़ दें, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यू प्लस ए, यह कट जाएगा इससे, यह ए हो जाएगा। अब चौथा रूल क्या कह रहा है, फाई डैश और यू का नियम, यह क्या कहता है। तो दोनों रूल लिखें पहले। पहला है इसमें फाई डैश इज इक्वल टू यू, तो इसका प्रूफ करें। अब हम लोग क्या करें, फाई डैश निकालें।
नाउ फाई डैश इज इक्वल टू यू माइनस फाई। अब फाई का मतलब होता है नल सेट, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे तो यह यू के बराबर हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। इसमें से दूसरा रूल है यू डैश इज इक्वल टू फाई। तो यह कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो पहले हम लोग यू डैश निकालें। यू का डैश मतलब यू में से जिसका डैश निकालना रहता है यू में से इसको घटाया जाता है। तो यू का डैश निकालना तो यू में से यू को घटाएंगे, यह जीरो आ जाएगा। यू में से यू जाएगा जीरो। होना चाहिए जीरो, लेकिन हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको नल सेट फाई, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लिया जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जीरो लिखेंगे तो एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें जीरो होगा, जिसको फाई लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, यह यूनिवर्सल सेट है और यह भी यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लिया जाएगा तो एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और जिसमें ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो उसको नल सेट नहीं तो इम्पटी सेट कहते हैं। यह सब परिभाषा हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो लोग डिफिनीशन नहीं याद किए होंगे वो लोग क्या करेंगे, पहला वीडियो देख कर उसको याद कर लेंगे। यही हमको प्रूफ करना था। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।